दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपिका और आप सभी का हमारे नोटबुक आईएएस चैनल पे फिर से स्वागत है। हम यहाँ पर आप जानते हैं कि डेली बेसिस पे द हिंदू में निकलने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल और एडिटोरियल्स होते हैं उनको यहाँ पे पूरे विस्तार के साथ में कवर करते हैं, जहाँ से कोई भी प्रश्न बने तो आपके एग्जाम में ना छूटे। तो इसी के साथ में चलिए हम देखते हैं कि आज हमारे द हिंदू में क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स निकले हुए हैं। और हम यहाँ पे एक शुरुआत में आपको क्वेश्चन देते हैं, जिस क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। आपको उस क्वेश्चन का आंसर इस हमारे लेक्चर के दौरान देना है। जो भी प्लेसेस इन न्यूज़ होती है, इकोनॉमी, पॉलिटी या किसी चीज़ से संबंधित या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, उसको हम यहाँ पे आपको एक प्रश्न देते हैं जिससे कि आपकी तैयारी को एक मजबूत आधार प्रदान हो। तो इसी के साथ में हम चलते हैं अपना देखते हैं कि आज के हमारे आर्टिकल्स क्या क्या हैं। दोस्तों, हम आर्टिकल्स देख लेते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स निकले हुए हैं जिनके हम बैकग्राउंड के साथ में जिनको कवर करेंगे। यहाँ पे वो आर्टिकल्स क्या हैं आपके। टॉप कोर्ट गेट्स न्यू जज टू फंक्शन विद फुल स्ट्रेंथ। नए जज की नियुक्ति हुई है तो उनके बारे में हम देखेंगे। साथ में ही हम जो है अपने कॉलेजियम सिस्टम के बारे में भी कुछ देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हमारी अगली न्यूज़ होगी, सेंटर रिलीजेस 3 ड्रग रेजिमेन फॉर ट्रीटिंग लेप्रोसी। लेप्रोसी के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकली हुई है, उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। अगली न्यूज़ होगी हमारी, गवर्नमेंट कैन नॉट चूज विच लॉ टू फॉलो सेज सुप्रीम कोर्ट। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी काफ़ी दिनों से न्यूज़ में चल रही है, तो उससे संबंधित एक आर्टिकल निकला हुआ है, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। साथ में ही हम माइनॉरिटीज़ के स्टेटस को भी देखने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। दोस्तों, अगली न्यूज़ है हमारी, गवर्नमेंट अप्रूव्स फंड फॉर स्कीम ऑन कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट। कोल गैसिफिकेशन के लिए हमारी गवर्नमेंट ने फंड जो है अप्रूव किया हुआ है, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। और ये देखेंगे कि कोल गैसिफिकेशन क्या होता है। ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो यहाँ पे हम कोल गैसिफिकेशन और उसके जो है महत्व के बारे में भी देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं उसमें। अगला आर्टिकल होगा हमारा, नॉर्थ कोरिया फायर सेवरल क्रूज मिसाइल टुवर्ड्स येलो सी। यहाँ पे हम जो है, ये नॉर्थ कोरिया भी काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ है, तो यहाँ पे हम मेन चीज़ प्लेसेस न्यूज़ में देखेंगे जहाँ से हमेशा हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम येलो सी को ज़्यादा करके डिस्कस करेंगे, उसकी और चीज़ों को। अगला आर्टिकल होगा दोस्तों हमारा, रिकंसीडरिंग द फ्री मूवमेंट रेजिम। जो हमारा फ्री मूवमेंट रेजिम है दोस्तों, उसको हम यहाँ पे देखेंगे, जो म्यांमार के साथ में अभी न्यूज़ चल रही है काफ़ी टाइम से, फ्री मूवमेंट रेजिम। अगला होगा आर्टिकल हमारा, फ्रेंच प्रेसिडेंट टू अटेंड शोभा यात्रा इन जयपुर। जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं कि फ्रेंच प्रेसिडेंट आने वाले हैं। हमारा कल जो है रिपब्लिक डे है, 26 जनवरी है हमारी, तो उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, कवर अप करेंगे। अगला होगा हमारा, टॉप यूएस ऑफिशियल्स टू कम टू इंडिया टू डिस्कस बायलैटरल टाइज एंड क्वाड डेट्स। क्वाड डेट्स, और जो हम क्वाड के बारे में यहाँ पे थोड़ा देख लेंगे कि क्वाड क्या है और कैसे ये बना था। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ में हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन के साथ में। हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आज का हमारा, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बनी हुई है ये, तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स शेयर्स द लॉन्गेस्ट बाउंड्री। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर्स द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद म्यांमार। शेयर्स द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद म्यांमार, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी बाउंड्री जो सबसे लंबी हमारे स्टेट की बाउंड्री है जो म्यांमार से लगती है। वो है पहला आपका नागालैंड, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है आपका मिजोरम, चौथा है आपका त्रिपुरा। यहाँ पे आइए हम हिंदी में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। हमारे ऑप्शन है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और त्रिपुरा। आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेट जो है सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो इसके साथ ही हम आगे बढ़ लेते हैं अपने आर्टिकल की तरफ। तब तक आप ये क्वेश्चन पे थोड़ा सा सोचिए। इसी के साथ में दोस्तों हमारा रिपब्लिक डे स्पेशल जो है ऑफर चल रहा है आपके लिए 22 से 26 जनवरी तक। जो हमारे टेस्ट सीरीज है उसमें आपको 30 से 50% की यहाँ पे छूट मिलेगी, और वो जो है बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है। आप जाकर के इसको परचेज कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ में हम अपनी जो है पहले आर्टिकल को डिस्कस कर लेते हैं। पहला आर्टिकल क्या है हमारा, टॉप कोर्ट गेट्स न्यू जज टू फंक्शन विद फुल स्ट्रेंथ। बात क्या हुई है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में अभी एक पद खाली चल रहा था, 25 दिसंबर से खाली चल रहा था, जब से जो है किशन कौल जी रिटायर हुए थे सुप्रीम कोर्ट के जज से, तो वहाँ पे खाली चल रहा था। उसी के चलते अब जो है 19 जनवरी को अप्रूव किया, अपॉइंटमेंट किया हमारे जस्टिस प्रसन्ना बी वराले, इनको जो है वहाँ पे अपॉइंट किया गया है हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे। इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि जस्टिस ये कहाँ पे थे। ये अभी जस्टिस थे, चीफ जस्टिस कहाँ पे थे, ये कर्नाटका हाई कोर्ट में अभी ये एज अ चीफ जस्टिस काम कर रहे थे, और वहाँ पे ये ही इज करेंटली द ओनली हाई कोर्ट चीफ जस्टिस फ्रॉम अ शेड्यूल्ड कास्ट
कम्युनिटी, ठीक है। और वो जो है पहले ऐसे चीफ जस्टिस थे जो शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी से आते थे, वो जो है बॉम्बे हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के तौर पे काम कर रहे थे। और दूसरी एक बात है कि ये जो है ही इज़ ऑल्सो द सबसे जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, उसमें से ये पहले एक हैं जो कि जो है ये भी शेड्यूल कास्ट से आते हैं, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में पहले जज हैं जो शेड्यूल कास्ट से हैं अभी के टाइम पे, ठीक है दोस्तों। और ये इन्होंने अपनी शुरुआत करी थी बॉम्बे हाई कोर्ट से, इनकी शुरुआत हुई थी एज अ जज 2008 में बॉम्बे हाई कोर्ट से। वहाँ से जो है इनको लगभग 23 साल हो चुके हैं, अब जाकर के इनको अपॉइंट किया गया हमारे एज अ सुप्रीम कोर्ट। इसके पहले हमारी संख्या थी 33 की सुप्रीम कोर्ट में, जब सीनियर जज हमारे किशन कौल रिटायर हो चुके थे। अब उसके बाद जो है 34वीं ये पूरी हो गई, पूरी की पूरी स्ट्रेंथ हमारी जो है 34 की है हमारे सुप्रीम कोर्ट की। तो चलिए इसी के साथ में हम थोड़ा सा अपने जो है उसको भी देखने की कोशिश करते हैं, हमारा जो है जो कॉलेजियम सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं इसी के साथ में, जो कि हमारे काम आएगी। चीफ जस्टिस इनका पूरा नाम है प्रसन्न भालचंद्र वराले, प्रसन्न भालचंद्र वराले इनका पूरा नाम है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं हम आगे। कोई ना दोस्तों, यहाँ पे एक जो है हम आपको सीजीआई के बारे में जो हमारी कॉलेजियम होती है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगी कि हमारा 3 जजेस केस आया था, 3 बारी जजों का केस था, उसमें जो है कॉलेजियम सिस्टम की स्थापना हुई थी। ये जो है हमारे संविधान में नहीं दिया गया है। कॉलेजियम सिस्टम कहाँ पे नहीं है हमारे, ये संविधान में नहीं दिया गया है, ये हमें याद रखना है ये, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन में आ सकता है कि कॉलेजियम सिस्टम हमारे संविधान से संबंधित है, ऐसा नहीं है। उसमें क्या होता है, कॉलेजियम सिस्टम में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और 4 वरिष्ठतम जो सदस्य होते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे जो चीफ जस्टिस होते हैं हमारे वो सुप्रीम कोर्ट के, और प्लस 4 वरिष्ठतम सदस्य होते हैं, 4 वरिष्ठतम सदस्य होते हैं। इनसे मिलकर के हमारा कॉलेजियम बनता है, जो कि हमारे हाई कोर्ट्स और जो सुप्रीम कोर्ट होता है वहाँ पे जो जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति को देखता है। ये क्या करता है कि ये यहाँ पे जो है जजेस के नामों को जो है रिकमेंड करता है, वो फिर जो है जाती है हमारी लॉ मिनिस्ट्री के पास, वो नाम जाते हैं हमारे लॉ मिनिस्ट्री के पास। लॉ मिनिस्ट्री हमारी जो है प्राइम मिनिस्टर के पास भेजती है, और फिर प्राइम मिनिस्टर और उसमें कुछ जो अप्रूव होता है उसको करके फिर प्रेसिडेंट के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। लेकिन बात यहाँ पे ये है दोस्तों कि प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो नाम यहाँ कॉलेजियम से भेजे जाते हैं उनको डिनाई नहीं कर सकते हैं, वो कि वो नाम में जो है कुछ चेंज करें और या उसको डिनाई कर दें। इसको लेकर के काफ़ी इश्यूज भी बने हुए हैं लॉन्ग टर्म से, कि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में कुछ जजेस को अपॉइंटमेंट को लेकर के कि जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी बनाई गई थी हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, उसको भी जो है खारिज कर दिया था हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसको देखते हुए काफ़ी इश्यूज बने हुए थे सुप्रीम कोर्ट और जो हमारे गवर्नमेंट के बीच में, कि क्योंकि जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें जो है हमारे जो चीफ जस्टिस होते हैं और सुप्रीम कोर्ट 4 मोस्ट जजेस होते हैं, सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, उन्हीं का प्रभुत्व बना होता है। तो इसलिए जो लोग कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें जज खुद को ही दूसरे जज को अपॉइंट कर रहा है, तो इसके मद्देनजर इसमें थोड़े से इश्यूज हम देखने को मिलते हैं। तो चलिए ये था हमारा आर्टिकल जिसको मैंने आपको बता दिया है कि कॉलेजियम सिस्टम हमारे संविधान में नहीं दिया गया है। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं आपसे। चलते हम अपने अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल हमारा, गवर्नमेंट कैन नॉट चूज विच लॉ टू फॉलो से सुप्रीम कोर्ट। हमारे जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रेजेंट हुए थे सुप्रीम कोर्ट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर के। काफ़ी टाइम से चल रहा है कि उसको माइनॉरिटी स्टेटस से हटा देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे काम करने वाले जो मैक्सिमम लोग हैं वो जो है मेजॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेजॉरिटी कम्युनिटी से आने वाले लोग अगर वहाँ पे काम कर रहे हैं तो इससे उसके माइनॉरिटी स्टेटस पे कोई जो है फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे 1981 का अमेंडमेंट था, अमेंडमेंट इन द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट 1981 में आया था, जिसको तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के सामने मानने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इस एक्ट को नहीं मानेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेंसडे सेड पार्लियामेंट इज अ सुप्रीम इटर्नल एंड इनडिविजिबल एंटिटी इन अ डेमोक्रेसी। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो संसद है हमारी वो पूरी की पूरी इंडिविजिबल और जो है सुप्रीम और इटर्नल है। उसकी बात को आप नकार नहीं सकते हैं कि हमारी जो है जो सबसे हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है उसने कुछ कानून बनाया हो और आप सीधे सीधे आकर के कह दे कि हम जो है इस कानून को नहीं मानेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा रेडिकल होगा आप लोगों के लिए। आपको इस चीज़ को मानना ही पड़ेगा। पार्लियामेंट इज
पार्लियामेंट इज इंडिस्ट्रक्टिबल, सुप्रीम एंड इटर्नल इररिस्पेक्टिव ऑफ हु फॉर्म्स द यूनियन गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी यूनियन गवर्नमेंट में आए या जाए, उससे मतलब नहीं है, जो हमारी पार्लियामेंट है वो सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, वो कानून बनाएगी, तो कोई भी गवर्नमेंट होगी उसको मानना पड़ेगा। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कही। तो इसी के साथ में जो मेन मुद्दा था अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से लेकर के माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर के, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों कि कई दिनों से न्यूज़ बनी है, तो माइनॉरिटीज़ का जो स्टेटस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये न्यूज़ मैंने आपको बता दी, खबर में क्या थी, तो आगे हम देख लेते हैं कि माइनॉरिटीज़ का जो स्टेटस है वो क्या कहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो इसका प्रावधान है वो क्या है, ये अनुच्छेद 29 में भी दिया गया है। यह अनुच्छेद उपबंध करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। ठीक है दोस्तों, भाषा, लिपि, संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। ये जो है अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक तथा बहुसंख्यक दोनों को ही प्राप्त है। अनुच्छेद 29 हमारा किनको किनको प्राप्त है, इसके अंतर्गत जो अधिकार मिले हैं वो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों को ही मिले हुए हैं। वो अपने विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति, इन सब चीज़ों को बना सकता है कोई भी नागरिक है हमारे यहाँ का। तो ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा इस अनुच्छेद का दायरा केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित नहीं है। हमें लगा था कि ये अल्पसंख्यकों तक ही सीमित है, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, सिर्फ अल्पसंख्यकों तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि इसमें जो शब्द नागरिकों के वर्ग शब्द दिया गया है उसमें अल्पसंख्यक के साथ साथ बहुसंख्यक भी आते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल अपना 30 देख लेते हैं। ये सारे आर्टिकल्स हमारे फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल से जुड़े हुए हैं, जो हमारे पार्ट 3 में आता है। तो जो अगला आर्टिकल था वो 30 हमारा धर्म या भाषा पर आधारित सभी, यहाँ पे अल्पसंख्यक वर्ग को पूरे तरीके से जो है दिखाया गया है, लिखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसको क्या क्या, धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने, उनका प्रशासन का अधिकार होगा। यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ जाता है उस जो है यूनिवर्सिटी से संबंधित, क्योंकि इसमें कहा गया है कि शिक्षा संस्थानों की अपनी रुचि की उसको स्थापित कर सकते हैं और उसका प्रशासन कर सकते हैं। इसके तहत संरक्षण केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में सीधे सीधे अल्पसंख्यक वर्ग का नाम लिया गया है आपके आर्टिकल 30 में। ऐसे हम पॉलिटी को देखते हैं दोस्तों, तो ये काफ़ी चीज़ें हमारे यहाँ से तैयार होती है अच्छे तरीके से। आर्टिकल जो 29 है उसमें जो है नागरिकों की बात कही गई है, नागरिकों के वर्ग की बात की गई है, तो इसलिए वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकों के साथ जो है अल्पसंख्यक के साथ साथ हम बहुसंख्यक को भी यहाँ काउंट करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों को हम काउंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में अल्पसंख्यक वर्ग दिया गया है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है तो उसके एक एक शब्दों पे चर्चा हुई है, तो इसका मतलब है कि कोई भी एक शब्द तक होगा यहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको बहुत ही सोच समझ करके ही हमारे संविधान निर्माताओं ने इसमें इंसर्ट किया होगा। तो इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इस तरीके से व्याख्या की थी, और जो अंतिम व्याख्या का अधिकार है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो हमारे जो है सुप्रीम कोर्ट को ही है, क्योंकि वही जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है गार्जियन कहलाता है एक तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो अगला हमारा ये अनुच्छेद 30 है, जो अल्पसंख्यकों तक ही सीमित है, नागरिकों के किसी वर्ग तक विस्तारित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और एक अनुच्छेद आता है हमारा 350, ये हमारा जो है फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है, ये जो है 350 अनुच्छेद है। मूल रूप से भारत के फंडामेंटल राइट में क्या होता है, उसका उल्लंघन होते ही आप सीधे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जो है जा सकते हैं केस दायर करने के लिए। बाकी कानूनों के तहत में जो है आप किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन जब फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 350 भी मूल रूप से भारत के संविधान में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। ठीक है, मूल रूप में जब था तो संविधान में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 द्वारा 350B के रूप में इसको जोड़ा गया है। पहले जो मूल हमारा संविधान था वहां भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा जो है 350 को जोड़ा गया। यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है। आर्टिकल 350B क्या कहता है कि हमारा जो राष्ट्रपति होगा, जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं उनके लिए एक विशेष अधिकारी, एक विशेष ऑफिसर की नियुक्ति करेगा हमारा राष्ट्रपति। और ये हमारे मूल संविधान में नहीं था दोस्तों, ये जो है जोड़ा गया है 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से। तो चलते हैं आगे, देखते हैं भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक। ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो गई, लेकिन हमारे भारत सरकार ने भी जो है समय समय पर कुछ कानूनों को बनाया है, तो उसको हम यहाँ पे देखते हैं। वो क्या है, वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा एनसीएम अधिनियम 1992 की धारा 2C के तहत अधिसूचित समुदायों को ही अल्पसंख्यक माना जाता है।
कुछ समुदायों को हमारी सरकार अधिसूचित करती है, उन्हीं को ही हम अल्पसंख्यक मानते हैं। वर्ष 1992 में एनसीएम अधिनियम 1992 के अधिनियम के साथ अल्पसंख्यक आयोग एक वैधानिक निकाय बन गया और इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एनसीएम कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, पहले क्या था, ये अल्पसंख्यक आयोग था, इसको बाद में बदल करके राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कर दिया गया। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, ठीक है दोस्तों, एनसीएम मतलब नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। ठीक है, अगला क्या है, वर्ष 1993 में, ये 1992 की बात हो गई, 1993 में पहला सांविधिक राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया गया था और 5 धार्मिक समुदायों मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी, कौन कौन 5 धार्मिक समुदाय, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक समुदायों की सूची में अधिसूचित किया गया। इन 5 को हमने अल्पसंख्यक समुदायों की सूची में अधिसूचित किया। कौन कौन से थे, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी। और कब हमने किया, 1993 में। 2014 में जैनियों को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया। तो इस तरीके से दोस्तों जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो हमारे यहाँ पे कितने हैं, अभी के टाइम पे 6 हैं, जैन, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी। ठीक है दोस्तों, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जिसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए थे उसको बता दिया, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है उसको भी हमने बता दिया। तो यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाने की पूरी संभावना है। अब चलते हैं हम अपने अगले आर्टिकल की तरफ दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला आर्टिकल क्या कहता है। अगला आर्टिकल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। क्या है, सेंटर रिलीजेस 3 ड्रग रेजिमेन फॉर ट्रीटिंग लेप्रोसी। लेप्रोसी मतलब जो कुष्ठ रोग होता है वो होता है, उसके लिए 3 ड्रग रेजिम को फिर सेंटर ने जो है अप्रूव कर दिया है इस टाइम पे। 3 ड्रग रेजिम का मतलब क्या है, एक तरीके का पथ्य, जिसको मतलब कि किसी रोगी को उसके उपचार के पूरे दौरान में दिया जाता है, तो उसी को ही हम रेजिमेंट कहते हैं, जिसमें दवाइयाँ वगैरह सब कुछ शामिल होता है। तो 3 ड्रग रेजिमेंट की बात कर रही है। क्या हुआ कि इसके पहले हमारा जो 2 ड्रग रेजिमेंट चल रहा था, अब जो है इसको क्योंकि हम खत्म करना चाहते हैं सब नेशनल लेवल पे, हमारा टारगेट क्या है गवर्नमेंट का, लेप्रोसी को खत्म करना 2027 का। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, देखने में नॉर्मल लगता है कि, लेकिन ये फैक्ट अचानक से पूछ लिए जाते हैं कि हमारी गवर्नमेंट कब तक जो है लेप्रोसी को खत्म करने का टारगेट क्या है उसका, तो वो क्या है, हमारा 2027 का टारगेट है हमारा दोस्तों। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि जो WHO है, WHO से जो है, WHO ये दवाइयों को चलाता है। इन दवाइयों का शॉर्ट फॉर्म में नेम क्या है, मल्टी ड्रग, ये है MDT। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, मल्टी ड्रग थेरेपी। जो MDT है, मल्टी ड्रग थेरेपी, इसमें 3 दवाइयों को शामिल किया गया है। वो 3 दवाइयां मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो कौन कौन सी हैं। वो 3 दवाइयां हैं, एक सेकंड दोस्तों मैं आपको बता रही हूं, क्योंकि 3 दवाइयों को इसमें शामिल किया गया है। वो है ये डेप्सोन रिफैम्पिसिन एंड तीसरा है क्लोफेजिमिन। डेप्सोन रिफैम्पिसिन एंड क्लोफेजिमिन। ठीक है दोस्तों, ये 3 दवाइयां हैं जिनको जो है WHO की तरफ से मान्यता है और देशों में भी चलती हैं ये। तो WHO ने कह दिया, क्योंकि ये WHO ये दवाइयां फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाती है, तो गवर्नमेंट ने भी इसको अप्रूव कर दिया है और जो है वो आने की संभावना है लगभग 2025 तक। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने और सारे जो स्टेट्स हैं उनको बोल दिया है कि यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स हैं कि आप भाई बता दीजिए कि आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है इस दवाई की, जिसके हिसाब से हम जो है WHO से इन दवाइयों को मंगवा सके, जिससे कमी ना पड़ने पाए। तो दोस्तों जो हमारा लेप्रोसी होता है, इसका जो है साइंटिफिक नेम क्या होता है, साइंटिफिक नेम में हम इसको कहते हैं माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई। माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई बोलते हैं हम इसको, किसको, लेप्रोसी का जो है साइंटिफिक नेम है माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई। ठीक है दोस्तों, और ये फैलता है आपके, जैसे कि आप किसी के कांटेक्ट में जिसको कुछ रोग है, लॉन्ग टर्म तक आप उसके जो है कांटेक्ट में है, तब जाकर के आपको होगा, और वो भी उसके जो है जैसे लार्वा, आंख से, नाक वगैरह से जो पानी निकलता है, इसके टच में आप कंटिन्यूअसली बने रहेंगे लॉन्ग टर्म तक, तब जाकर के आपको ये होता है। आप किसी से अचानक से मिल गए या दूर से या छुआछूत से, इस तरीके से ये नहीं फैलता है। तो ये चीज़ जो है लेप्रोसी के बारे में जानने की थी हमारे पास में। और ये जो है देखिए 2 तरीके की जो TB की ड्रग चलती है वो क्या है, पॉसिबैसिलरी, PB एक होती है, दूसरी होती है MB मल्टीबैसिलरी। ये जो है लेप्रोसी के 2 तरीके के रोग हैं। वो क्या है, एक PB पॉसिबैसिलरी, दूसरी है आपकी MB मल्टीबैसिलरी। तो इसके लिए जो है ये 3 ड्रग रेजिम को जो है यहाँ पे
हमारी गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है, इसमें कम प्रॉब्लम होती है, इसलिए इसका नाम पॉसिबैसिलरी है और इसका एमबी है मल्टीबैसिलरी। इसको हम नॉर्मल इस तरीके से जानने के फॉर्मेट में मैंने आपको बता दिया दोस्तों। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने सारा का सारा आपको यहाँ पे बता दिया। इसको ख़त्म करने का हमारा टारगेट 2027 तक है और इसका जो है साइंटिफिक नेम है क्या है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसी है। और इसमें ये 3 दवाइयों का जो है एमडीटी जिसको बोलते हैं, मल्टी ड्रग थेरेपी जिसको हम बोलेंगे, वो 3 दवाइयाँ हैं जिसमें जो है डेप्सोन, रिफैम्पिसिन एंड क्लोफेजिमिन, ये तीनों दवाइयाँ आती हैं, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, हम ऐसा पूछा जा सकता है पॉसिबैसिलरी मल्टीबैसिलरी, ये टर्म जो है किस चीज़ से संबंधित है। क्वेश्चंस को आपने देखा होगा, अगर आपने रीड किया होगा तो आपको बहुत से ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि कोई टर्म दे दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि ये टर्म जो है किस चीज़ से संबंधित है। तो ऐसे टर्म्स दे करके आपको ये किसी टेक्नोलॉजी का नाम दे देगा, फिर आपको इस रोग का नाम दे देगा या आपको टीबी का नाम दे देगा, तो आप उसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो ये जो शब्द है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, जिससे कि कल को आपको क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आप इसको सॉल्व कर सके। ये चीज़ें आपको देख लेनी चाहिए दोस्तों। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें थे वो मैंने सारी की सारी आपको बता दी है। ये 1 अप्रैल 2025 तक जो है मिलने की संभावना है हमें। तो चलिए अगले हम अपने आर्टिकल की तरफ चलते हैं दोस्तों। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो नहीं है, ये छोटा सा मतलब कॉर्नर में निकला हुआ एक फैक्ट है, न्यूज़ है, और इसमें एक आर्टिकल भी छोटा सा निकला हुआ है द हिंदू में। वो क्या है कि गवर्नमेंट अप्रूव्स फंड फॉर स्कीम ऑन कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट। कोल गैसिफिकेशन हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, कोल गैसिफिकेशन। देखिए, जब 8,500 करोड़ का गवर्नमेंट जो है इस अप्रूव कर रही है फंड, तो इसका मतलब है कि ये हमारी गवर्नमेंट के लिए बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे इन्वायरमेंट के पेपर से रिलेटेड हो जाता है। तो इसको हम देखेंगे, ये गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट को। देखिए यहाँ पे जो नॉर्मल न्यूज़ है वो हम ये देख ले रहे हैं कि ये इन करोड़ द अडॉप्टेशन ऑफ गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी को लाने के लिए इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द कंट्रीज रिलायंस ऑन इंपोर्ट्स ऑफ नेचुरल गैस। क्योंकि इससे क्या होता है, गैसिफिकेशन ऑफ कोल से हम जो है नेचुरल गैस वगैरह को बनाते हैं, इससे हम जो है अदर कंट्रीज पे हमारा रिलायंस कम होगा, क्योंकि कोल हमारे यहाँ ठीक ठाक मात्रा में मिल जाता है और नेचुरल गैस की हमारे यहाँ पे कमी है, तो हम कोल से ही जो है गैस का निर्माण कर लेंगे। इसी को हम कोल गैसिफिकेशन कहते हैं। तो उससे क्या होगा, जो हम इंपोर्ट करते हैं नेचुरल गैस को, वो उस पर हमारी जो है निर्भरता कम होगी। दूसरी, मेथनॉल एंड अदर प्रोडक्ट्स, इन सब पे हमारी जो है निर्भरता बाहर से कम होगी और हम इस पे सेल्फ सफिशिएंट बन पाएंगे। तो इसका कोल गैसिफिकेशन के बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या होता है, इसकी जो प्रोसीजर क्या होता है। कोयला गैसीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फ्यूल गैस बनाने के लिए कोयले को वायु, ऑक्सीजन, वाष्प या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आंशिक रूप से ऑक्सीकृत किया जाता है। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन होता है दोस्तों ऑक्सीजन, वाष्प या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। इस गैस का उपयोग पाइप्ड प्राकृतिक गैस, मीथेन और अन्य के स्थान पर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु किया जाता है। किस चीज के लिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। इस गैस का उपयोग किस लिए हम करते हैं, पाइप्ड प्राकृतिक गैस जो नेचुरल गैस होती है उसकी जगह पे मीथेन और अन्य के स्थान पर इसका हम प्रयोग कर सकते हैं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, जो इससे हम गैस निकालते हैं दोस्तों। कोयले का इन सिटू गैसीकरण या भूमिगत कोयला गैसीकरण कोयले को गैस में परिवर्तित करने की तकनीक है। इसे कुओं के माध्यम से निकाला जाता है। मान लीजिए इन सिटू गैसीकरण मतलब कि जहाँ पे ही कोयला है, कोयले की जो खदान है, वहीं पे ही हमने जो है इस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाष्प और वायु को मिला करके वहीं पे ही वहाँ से गैस निकाली और उसको एक अलग से जो है हमने कुआं बना दिया साइड में। मान लीजिए ये आपका गैसिफिकेशन कैसे करते हैं हम, यहाँ पे आपका की कोल माइनिंग है, मान लीजिए ये कोल माइनिंग है, साइड में हमने यहाँ पे कुएं बना दिए छोटे छोटे, यहाँ पे हमने छोटे कुएं बना दिए। ये आपकी कोल माइनिंग है, यहाँ पे हमने कुआं बना दिया, कुआं खोद दिया, इसमें ही यहाँ से फिर जो है गैस को यहाँ पे हम ट्रांसफर करवा देते हैं और यहीं से हम जो है उसको पाइप के माध्यम से निकाल लेते हैं। क्योंकि ये जो है पूरा जमीन के अंदर में ही हम ये काम करवाते हैं, या फिर जो है वहाँ से कोयला हटाकर कहीं और पे भी हम करवा सकते हैं, क्योंकि हम लेकिन करवाते वो भूमिगत ही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है दोस्तों यहाँ पे कही जा रही है। सिन गैस का उत्पादन, यह सिन गैस को उत्पन्न करता है जो मुख्य रूप से मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का मिश्रण है। सिन गैस कैसी होती है, कई चीजों का मिश्रण है, किस किस चीज का मिश्रण है, उसी का ये उत्पादन करता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों। ऐसे क्वेश्चंस आप देखते हैं पूछे जाते हैं हमारे यूपीएससी के भी एग्जाम में, यूपीपीसीएस के भी एग्जाम में ऐसे फैक्ट्स पूछे जाते हैं। सिन गैस में क्या क्या आती है, सिन गैस में आती है मीथेन CH4 जिसको हम बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड CO बोलते हैं हम जिसको,
हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा आपका और जल वाष्प आएगा। जल वाष्प तो आएगा ही आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी आएगा क्योंकि हम उसको वहाँ पे यूज़ भी करते हैं, तो इन चीज़ों से निकलती भी है। दूसरी है मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, तो ये गैसेस निकलेंगी सिन गैस में। सिन गैस का उपयोग बिजली के उत्पादन और उर्वरक जैसे रासायनिक उत्पाद के निर्माण सहित विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जा सकता है इन चीज़ों का। ठीक है दोस्तों, उर्वरक और बिजली के उत्पादन में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। और स्टील कंपनियां आमतौर पर अपनी निर्माण प्रक्रिया में कोकिंग कोल का, इसका प्रयोग क्या है आपकी जो है इस कोल गैसिफिकेशन का, उसको महत्व क्या है, वो क्या है। स्टील कंपनियां आमतौर पर अपनी निर्माण प्रक्रिया में कोकिंग कोल का उपयोग करती हैं। अधिकांश कोकिंग कोल आयात किया जाता है और महंगा होता है। जो कोकिंग कोल होता है काफ़ी हम बाहर से ही मंगवाते हैं और वो महंगा होता है। स्टील कंपनियों में यूज़ होता है। लागत में कटौती करने के लिए संयंत्र सिन गैस का उपयोग कर सकते हैं, जो कोकिंग कोल के स्थान पर कोयला गैसीकरण संयंत्रों से प्राप्त होता है, जो कि हमें बाहर से नहीं मंगवाना पड़ेगा। कोयला गैसीकरण से प्राप्त हाइड्रोजन का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों हेतु किया जा सकता है, जैसे अमोनिया निर्माण, हाइड्रोजन इकोनॉमी को मजबूती प्रदान करना। ये चीज़ें हैं इसके उपयोग के। भारत में हाइड्रोजन की मांग 2030 तक बढ़कर 11.7 मिलियन टन तक होने की पूरी संभावना है, जो अब तक 6.7 मिलियन टन प्रतिवर्ष है। ठीक है दोस्तों, 2030 तक क्या हो जाएगी, 11.7 हो जाएगी, जो कि अभी जो है 6.7 मिलियन टन है हमारी मांग। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम अपने अगले आर्टिकल की तरफ, देखते हैं अगला आर्टिकल क्या है हमारा। नॉर्थ कोरिया कुछ ना कुछ करता ही रहता है दोस्तों, उसको भी अजीब सी जो है वो मची रहती है, खुजली बची रहती है, वो कुछ ना कुछ करता ही रहता है। बीच में जो है यूएसए और जापान ये सारे लोग मैरीटाइम एक्सरसाइज कर रहे थे, तो इसको फिर दिक्कत हो गई थी कि तुम लोग मुझे कम मत समझो, तो ये इन्होंने जा करके अंडर वाटर न्यूक्लियर वेपन सिस्टम का जो है परीक्षण कर लिया था। और अब फिर से इन्होंने नॉर्थ कोरिया फायर्स सेवरल क्रूज मिसाइल टुवर्ड्स येलो सी की तरफ इन्होंने कई क्रूज मिसाइल को जो है फिर से छोड़ दिया है, जिसको साउथ कोरिया सियोल मिलिट्री ने जो है देखा और इसको बताया है। तो यहाँ पे हमारे लिए येलो सी जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको हम देखेंगे अपने मैप के थ्रू कि ये येलो सी कहाँ पे है और क्या चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने अंडर वाटर न्यूक्लियर वेपन सिस्टम इन्होंने किया था, उसका परीक्षण किया था। और दूसरा सॉलिड फ्यूल्ड हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का भी परीक्षण किया है। सॉलिड फ्यूल्ड हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। नॉर्थ कोरिया की राजधानी क्या है, प्योंगयांग है दोस्तों, नॉर्थ कोरिया की राजधानी। और साउथ कोरिया की राजधानी क्या है, सियोल है। तो चलते हैं हम, ये देखिए हाँ यहाँ पे सियोल भी लिखा हुआ है। तो चलते हैं हम इसके मैप को देख लेते हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये रहा आपका येलो सी किन किन चीज़ के बीच में है, ये है आपका चाइना मेनलैंड, सॉरी दोस्तों, ये रहा आपका चाइना का मेनलैंड। दूसरा है आपका नॉर्थ कोरिया, ये है आपका साउथ कोरिया। तो येलो सी किन के बीच में पड़ता है, इन्हीं तीनों के बीच में पड़ता है। ये साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इसको हम कोरियन पेनिनसुला बोलते हैं। आपको मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो हमारा येलो सी है वो किन के बीच में अवस्थित है, तो ये जो है कोरियन पेनिनसुला और जो है आपके चाइनीज मेनलैंड के बीच में स्थित है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ईस्ट चाइना सी है आपका यहाँ पे। ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन का पार्ट है। ये येलो सी किसका पार्ट है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन का पार्ट है, लेकिन इसका एकदम मार्जिनल पार्ट है, एकदम जो लास्ट में आता है वो वाला पार्ट है इसका। और यहाँ पे यांगत्से रिवर निकलती है, चाइना की जो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है वो क्या है, यांगत्से रिवर। कहाँ पे आती है, ये येलो सी में जाती है, ईस्ट चाइना सी की तरफ ये जो है निकलती है। यांगत्से रिवर निकलती है ईस्ट चाइना सी की तरफ। ठीक है दोस्तों, और ये जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जो है रिवर है, तीसरी सबसे बड़ी रिवर है यांगत्से रिवर है। इसका जो रिवर सिस्टम है तीसरा सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है। आपको बताना है दोनों, और जो दो इसके पहले हैं वो कौन कौन से हैं। मैं आपको नाम बता देती हूँ, आपको उसमें से आइडेंटिफाई करना है कौन सा जो है पहला है, कौन सा दूसरा है। एक है आपका नील नदी का रिवर सिस्टम पूरा का पूरा, दूसरा है आपका अमेजन। तो आपको बताना है नील और अमेजन के बीच में कौन सा जो है पहला है, कौन सा दूसरा है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपका वर्ल्ड मैप्स के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ये है सी ऑफ जापान, इधर इसके पीछे पड़ता है सी ऑफ जापान, ये सियोल। और नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के इधर में ये पैसिफिक ओशन रहा, इसी का जो है मार्जिनल पार्ट है आपका येलो सी। और यहाँ पे यांगत्से रिवर है आपके ईस्ट चाइना सी में जा रही है। दो पेनिनसुला आपसे पूछ सकता है कि ये किन किन पेनिनसुला, आपका यहाँ पे एक पेनिनसुला है, ये
शानतुंग पेनिनसुला, शानतुंग पेनिनसुला यहाँ पे है, और आपका लियाओडोंग पेनिनसुला, लियाओडोंग पेनिनसुला यहाँ पे है, और ये आपका जो है कोरियन पेनिनसुला है दोस्तों, ठीक है। और ये रहा आपका चाइना मेनलैंड, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले आर्टिकल की तरफ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था आपके वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग, तो वो मैंने आपको सारा का सारा बता दिया यहाँ पे दोस्तों। दिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूज़, ठीक है। ये काफ़ी दिनों से न्यूज़ में चल रहा है। रिकंसीडरिंग द फ्री मूवमेंट रेजिम, ठीक है। यहाँ पे एक है FRM, फ्री मूवमेंट रेजिम, जिसको FRM बोलते हैं। हमारी जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने बोल दिया है कि म्यांमार के साथ में जो बॉर्डर हमारा लगता है उसको, यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। पहला मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा है, आपको रिवाइज करना है इसको, हम बाद में आपको आंसर बताएंगे उसका आंसर क्या है। इसी के साथ में अमित शाह ने बोल दिया है कि म्यांमार के साथ में जो हमारा बॉर्डर लगता है वहाँ पे कोई फेंसिंग नहीं है। फेंसिंग मतलब एक तरीके का बाड़ बता दो कि जो बॉर्डर होता है वो कोई बना हुआ नहीं है वहाँ पे, तो उसको हम बंद करेंगे, क्योंकि हमारा जो है म्यांमार के साथ में FMRI फ्री मूवमेंट रेजिम है। ये 2018 में हम लाए थे। 2018 में जब हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत हम 2018 में FMR लेकर के आए थे, वहाँ पे जो है हमने इसको लागू किया था, FMR अग्रीमेंट, फ्री मूवमेंट रेजिम। क्या कहते हैं, म्यांमार के साथ में हमारी बाउंड्री लगती है 1643 किलोमीटर की, 1643 किलोमीटर की हमारी बाउंड्री लगती है म्यांमार के साथ में दोस्तों। म्यांमार में लगातार 2021 से वहाँ पे जो जनता दल है वो मिलिट्री कू हो चुका है वहाँ पे। उन्होंने वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसको वहाँ से भगा दिया है, और वो लोग एग्जाइल में रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं। जो आंग सान सू की पार्टी थी, जिनको नोबेल का पीस प्राइज मिला हुआ था, उनकी पार्टी थी वहाँ पे। वो गवर्नमेंट डेमोक्रेसी लेकर के आए थे, वहाँ पे शासन चल रहा था। फिर जनता दल आया वहाँ पे, जनता दल ने वहाँ की जो डेमोक्रेटिक सरकार थी उसको वहाँ से मार के भगा दिया, और वो लोग बाहर चले गए। और वहाँ पे अब मिलिट्री को चल रहा है, और वहाँ के जो कुछ एथनिक ग्रुप्स हैं वो मिल करके जो है मिलिट्री जो उनका जनता दल है उससे लड़ाई कर रहे हैं। तो लगातार वहाँ पे जो चिन और कुकी समुदाय हैं, कौन से समुदाय हैं, सॉरी दोस्तों, चिन और कुकी समुदाय, चिन और कुकी समुदाय, ये आपने कई बार सुना होगा। ये जो सारे समुदाय हैं यहाँ पे क्लैश हो रहा है, तो ये बेचारे वहाँ से भाग भाग करके आ रहे हैं। जो इंडिया का बॉर्डर है, क्योंकि ये पोरस बॉर्डर है, तो वहाँ से वो भाग भाग करके मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड वाले एरिया में आ रहे हैं। तो इससे जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वहाँ के लोगों को, खास करके मणिपुर की सरकार को, क्योंकि मणिपुर सरकार ने कहा कि जो असम लेकर के आया था फ्री, आपने FRA फ्री रजिस्ट्रार सिटीजनशिप, क्या वो मुझे याद नहीं आ रहा दोस्तों, सॉरी उसके लिए, जो वो लेकर के आया था वहाँ पे रजिस्ट्री के लिए कि वहाँ के कौन से नागरिक हैं, कौन से वहाँ के नागरिक नहीं हैं, उनकी पूरी रजिस्ट्री करी थी वहाँ पे। वो कहता है कि हमें भी, हमारे लिए भी ऐसा ही कुछ करना होगा, मणिपुर कह रहा है। लेकिन जो वहाँ के मिजोरम के चीफ मिनिस्टर हैं लाल धोमा, वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा करना जो है ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो एथनिसिटी है वो म्यांमार के जो लोग हैं उनके साथ काफ़ी मिलती है। क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे जो है 1800 में ही वहाँ से जो इधर हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट के एरिया वाले लोग थे, सॉरी दोस्तों एक सेकंड में दिखाती हूँ आपको, मैप होगा, ये वाला जो पूरा एरिया है, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, इसके इधर जो है पूरा का पूरा जो है आपका म्यांमार लगता है, और ये अरुणाचल प्रदेश है हमारा। तो इस पूरे वाले एरिया में जो है पहले ये यहाँ पे भी म्यांमारी रहते। तो 1800 में हमारी जो ब्रिटिश सरकार थी, 1800 में उन्होंने यहाँ से सबको मार के भगा दिया था, और उन्होंने 1826 में, देखिए दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि लंबे टाइम से न्यूज़ में है तो क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। यानडूब की जो ट्रीटी थी, यानडाबू की जो ट्रीटी थी, यानडाबू ट्रीटी थी जो हमारी, ये किसके किसके बीच में थी, इंडिया और म्यांमार के बीच में थी। पहले वो क्या कही जाती थी, बर्मा कही जाती थी, बर्मा के बाद से उसका नाम बदल करके बाद में म्यांमार कर दिया गया। उस टाइम पे वो जो है बर्मा नाम था उसका। तो यानडाबू की ट्रीटी जो है हमारे जो ब्रिटिश इंडिया थी उसके और बर्मा के बीच में ये एक संधि थी, जिसके साथ में हमने जो है डिमार्केशन किया था बॉर्डर का, म्यांमार को अलग किया था, इंडिया को अलग किया था, बॉर्डर की लाइन खींची थी। उस टाइम पे क्या हुआ था कि काफ़ी लोग, कई जगहों से ऐसे लाइन गई कि कई गांवों से होकर के लाइन चली गई, जहां पे बहुत ही क्लोज लोग रहते थे वो बीच में बांट दिए गए। तो वहां पे उनका काफ़ी क्लोज संबंध है, शादी विवाह का भी संबंध है। तो इस वजह से प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है कि ऐसा करने से जो है
प्रॉब्लम क्रिएट होगी हमारे यहाँ पे, और जो है लोग और ज़्यादा दिक्कतें पैदा करना शुरू कर देंगे अगर हम इस तरीके से काम करेंगे। तो जो ये हमारा FMR है, फ्री मूवमेंट रेजिम है, ये जो है हमने बांग्लादेश के साथ में भी लगा दिया है, क्योंकि वहाँ पे भी दिक्कत काफ़ी ज़्यादा होने लग गई थी बॉर्डर के एरियाज़ पे, तो वहाँ पे भी लगाया। यहाँ पे भी लगाने की बात कही जा रही है, लेकिन यहाँ पे यही दिक्कत है, और यहाँ पे बहुत से लोग आ चुके हैं। आप मणिपुर में देख रहे हैं, मणिपुर में पहले से ही 2023 से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। वहाँ पे कुकी जो लोग हैं, कुकी, और वहाँ की जो मैतेई कुकी, उन्हीं के बीच में लड़ाइयाँ चल रही हैं। और वो लोग ये ब्लेम कर रहे हैं कि जो ये कुकी लोग बाहर से आए हुए कुकी हैं, म्यांमार के आए हुए कुकी हैं, वो यहाँ पर आकर के जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, हमारी जगहों को हड़प रहे हैं। तो इसकी वजह से इनको जो है बैन किया जाना चाहिए। मिजोरम और नागालैंड उसके पक्ष में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा खासा संबंध है वहाँ के लोगों से, एथनिसिटी इनकी मैच करती है उनसे, रोटी बेटी का संबंध है उनका वहाँ से। तो ये लोग नहीं चाहते कि सरकार ऐसा जो है कोई कदम उठाए, इसकी जगह पे वो वहाँ के लोगों से बात करे, कोई और रास्ता देखने का प्रयास करे जिससे चीज़ों को हम शांत कर सकें, और ऐसा करने से चीज़ें और ज़्यादा खराब हो जाएंगी आगे जा करके। तो हम यहाँ पे FMR को देख लेते हैं, ये फ्री मूवमेंट रेजिम हमारा क्या है। देखिए दोस्तों, ये हमारा 2017 में ही आने वाला था, लेकिन जो है रोहिंग्या क्राइसिस हो गया, उसके चलते जो है हमें थोड़ा सा ये डिले करना पड़ गया था। हमारा जो FMR वाला है, फ्री मूवमेंट रेजिम है, ये क्या है, ये FMR हमारा कहता क्या है, ये कहता है कि जो बॉर्डर के एरियाज़ हैं, जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, वो एक दूसरे के एरिया में जाकर के 16 किलोमीटर के अंदर तक एरिया में जाकर के रह सकते हैं लोग। म्यांमार के लोग इंडिया में आकर के 16 किलोमीटर तक के रेंज में रह सकते हैं, और यहाँ के लोग जो है म्यांमार में जाकर के 16 किलोमीटर तक की रेंज में फ्री तरीके से रह सकते हैं। उसके लिए उनको किसी वीज़ा या किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी। उसके लिए बस उनको एक जो डेजिग्नेटेड अधिकारी होगा, एक जो प्रतिनिधि होगा, उससे जो है उनको 1 वर्ष का जो है एक तरीके का पास लेना पड़ेगा। 1 वर्ष का वो पास होगा, उसके बाद उनको फिर से जो है रिन्यू करवाना पड़ता है, और वो एक बारी में जा करके किसी दूसरी कंट्री में, मेरे यहाँ आकर के वो 2 हफ्ते तक मैक्सिमम रह सकते हैं, हम वहाँ पे जाकर के 2 हफ्ते मैक्सिमम रह सकते हैं, और ये 1 साल तक चलेगा ये जो पास होता है वहाँ पे। तो ये FMR का जो है, मैंने आपको बता दिया कि ये FMR है क्या। गवर्नमेंट ये FMR जो है लेकर के आई थी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी 1991 के आसपास जो है हम लेकर के आए थे, लुक ईस्ट पॉलिसी, जिसको चेंज करके फिर हमारे मोदी गवर्नमेंट ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया कि हम सिर्फ देखेंगे नहीं, हम वहाँ पे जा करके एक्ट करेंगे। तो उसके तहत में हम ये FMR लेकर के आए थे। तो दोस्तों, ये हमारा सारा का सारा ये आर्टिकल था, जिसको हमने यहाँ पे पूरे तरीके से आपको यहाँ पे समझा दिया है कि क्या क्या चल रहा है और कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, FMR क्या है, किसके किसके बीच में है। और आप ये देखिए कि 1643 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर लगता है म्यांमार के साथ में। तो ये है हमारा, और वहाँ पे नागालैंड और मिजोरम उसको जो है विरोध कर रहे हैं कि आप ऐसा मत करिए, और मणिपुर पूरे पक्ष में, क्योंकि वहाँ पे 40,000 लोग जो है मिजोरम में, अभी 40,000 लोग जो है वहाँ म्यांमार से आ चुके थे, जिसके लिए गवर्नमेंट से मिजोरम मांग रहा था कि कुछ हमें फंड दीजिए जिससे कि हम इनकी जो है रहने और खाने की व्यवस्था कर सके। और उसके अलावा मणिपुर में भी बहुत से लोग जो है रिफ्यूजीज आ चुके हैं। क्या होता है कि ये कई तरीके के इलीगल कामों में भी इन्वॉल्व होते हैं, ड्रग स्मगलिंग हो गया या कुछ और चीज़ें होती है, और यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करके जैसे ही हमारी गवर्नमेंट वहाँ पे कोई एक्शन लेने जाती है, तो अगर पोरस बॉर्डर होता है तो यहाँ से वो सीधे फिर से भाग जाते हैं म्यांमार में। तो अब हमारी गवर्नमेंट जो है दूसरे की संप्रभुता में जाकर के वहाँ पे इंटरवीन तो नहीं करेगी, तो वो वहाँ पे जा नहीं पाती, और फिर जैसे हटते हैं तो फिर वहाँ से आ जाते हैं लोग, यहाँ के लोग वहाँ जाकर के, वहाँ के लोग यहाँ आकर के ऐसा करते रहते हो। तो इसकी वजह से इनको ये ज़रूरत पड़ी है कि यहाँ पे हम जो है नार्को टेररिस्ट, एथनिक क्लींजिंग, इलीगल इमिग्रेंट्स, नार्को टेररिस्ट, वही ड्रग वगैरह के जो है मामलों में जो लोग आते हैं। तो ये सारा मैंने आपको ये आर्टिकल डिस्कस कर दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये चीज़ें हैं, ये रहा आपका नागालैंड, ये रहा आपका मणिपुर, ये रहा आपका मिजोरम। सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा सा मैप वो हो गया है, ये वाला पूरा एरिया है आपका, यहीं से ही बॉर्डर लगता हुआ है। किससे किससे लगता है आपका बॉर्डर आपका लगता है, और 4 स्टेट से आपका बॉर्डर लगता है। किसका? आपका म्यांमार का 4 स्टेट से बॉर्डर लगता है। वो कौन कौन से हैं आपके? वो है आपके नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और आपका अरुणाचल प्रदेश इधर हो गया। ठीक है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक, ये आप मैप को थोड़ा देख लीजिए। ये जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट हैं, हम इनको क्या कहते हैं? 7 सिस्टर्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे 7 स्टेट्स हैं। देखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों,
ये 7 के 7 जो है स्टेट है हमारे नॉर्थ ईस्ट के, काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं हमारे लिए एग्जाम में जब कुछ पूछ लिया जाता है। यहाँ पे आपका नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, इसके ऊपर आपका ये रहा अरुणाचल प्रदेश का, ये पूरा ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया है दोस्तों, ठीक है। सॉरी, ये रहा आपका नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये बॉर्डर है आपका, ये रहा पूरा ये म्यांमार का एरिया, ये रहा आपका अरुणाचल प्रदेश का ये वाला एरिया यहाँ तक रहा, ये बीच का है आपका असम का, ये है आपका मेघालय, ये एरिया है आपका मेघालय का, ये एरिया मेघालय है, और ये नीचे एक जो है वो निकली हुई है डंडी, ये आपका जो है त्रिपुरा है, ठीक है दोस्तों। ये मैंने आपको मैप बता दिया है। इसके साथ में हम देख लेते हैं जो भारत म्यांमार की सीमा है उसको। म्यांमार भारत से सटा एकमात्र आसियान देश है, ये आसियान का एकमात्र ऐसा देश है जो भारत से सटा हुआ है, इसलिए दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट एशिया का प्रवेश द्वार है ये, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया वाले कंट्रीज में प्रवेश द्वार का काम करता है हमारे लिए। भारत म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की अधिक लंबी भूमि सीमा साझा करता है, ये मैंने आपको बता दिया है। 4 पूर्वोत्तर राज्य ये रहे आपके अरुणाचल प्रदेश। देखिए वो जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सबसे ज्यादा कौन सी सीमा साझा करता है, कौन सा स्टेट, तो यहाँ पे देखिए आपका अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर, नागालैंड आपका 215 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तीसरा मणिपुर आपका 398 किलोमीटर, मिजोरम आपका 510 किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा दोनों कौन करते हैं, पहले नंबर पे आपका अरुणाचल प्रदेश आता है, दूसरा मिजोरम आता है, तीसरा आपका मणिपुर आता है, और चौथा आपका आता है नागालैंड। इसकी सीमा कई हिस्सों में खुली हुई और बिना फेंसिंग के है, वो मैंने आपको बता दिया। पोरस है काफी ज्यादा, और यहाँ पे वस्तु द्विपक्षीय समझौते के तहत यहाँ पे लोगों और वस्तुओं की निर्बाध आवाजाही का प्रावधान है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे वही आर्म्स एंड ड्रग स्मगलिंग को देखा जाता है, और काफी ज्यादा यहाँ पे इंसर्जेंसी क्रिएट हो जाती है। तो चलिए चलते हैं और आकर के यहाँ पे हमारे यहाँ के जो यहाँ पे मिसक्रिएंट होते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करके भाग जाते हैं, म्यांमार में जाके शरण ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी वो आर्टिकल, ये सारा हमारा आर्टिकल था। अगले आर्टिकल की तरफ हम बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा आर्टिकल नहीं है, नॉर्मल सा आर्टिकल है, मैं आपको बता देती हूँ, फॉलो अप हम कर रहे हैं। फ्रेंच प्रेसिडेंट टू अटेंड शोभा यात्रा इन जयपुर टुडे। आज जो है फ्रेंच के प्रेसिडेंट जो इमैनुअल मैक्रोन हैं, इमैनुअल मैक्रोन जाएंगे कहाँ पे, जयपुर में जाएंगे, वहाँ पे शोभा यात्रा हो रही है, वहाँ पे उसको अटेंड करेंगे। हर बारी जो है रिपब्लिक डे पे हमारी सरकार किसी ना किसी बाहर के प्रतिनिधि को बुलवाती है, जिससे हम इसको इस तौर पे भी देख सकते हैं कि उस देश के साथ में हमारे जो है टाई अप और संबंधों को थोड़ा और ज़्यादा मजबूती प्रदान की जा सके। और यहाँ पे फ्रेंच जो आर्मी है, फ्रेंच जो ट्रूप्स है, वो भी जो है शो करेंगे। हमारे आरडी परेड जो हमारे लाल किले पे होगा, वहाँ पे उनका भी प्रदर्शन किया जाएगा। तो यहाँ पे वो आ चुके हैं और अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग, जिसमें मैंने आपको कल बताया था कि नेपाली और इंडियन आर्मी के भी लोग रहेंगे। तो ये अब की बारी हमारा जो 26 जनवरी का रिपब्लिक परेड है, वहाँ पे कौन आने वाले हैं, इमैनुअल मैक्रोन आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये छोटी सी न्यूज़ थी, यहाँ पे मैंने आपको बता दी। और आज ये जो है जयपुर में शोभा यात्रा में जाएंगे, वहाँ को अटेंड करेंगे ये। और पिछली बार के कौन थे आप, अब्दुल फतेह अल सीसी जो मिस्र के राष्ट्रपति थे, वो आए हुए थे, जिसको मैंने आपको बताया था, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं हम अपने अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल जो है, अब हमारा आर्टिकल खत्म ही होने वाला है। अगला आर्टिकल बस हमारा है कि टॉप यूएस ऑफिशियल टू कम टू इंडिया टू डिस्कस बायलैटरल टाइज एंड क्वाड डेट्स। क्वाड डेट्स के बारे में कि हम कब जो है, जो क्वाड क्या है हम इसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आए हुए हैं यूएस के ऑफिशियल जो हमारे द्विपक्षीय व्यापार वगैरह पे समझौतों और हमारे संबंधों पे बात करेंगे। इसके साथ में वो डिस्कस करने वाले हैं क्वाड के बारे में, क्योंकि वहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा है अमेरिका में। तो आप जानते हैं कि भारत के भी कई लोग जो है वहाँ पे नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं। कहीं पे कोई नागरिकता प्राप्त कर लेता है, लेकिन फिर भी जो उसका रूट होता है उससे कुछ ना कुछ तो लगाव उसको बना ही रहता है। आप कितना भी कहीं की नागरिकता प्राप्त कर लीजिए, आप भारत से बाहर जाएंगे और इतने टाइम तक अगर यहाँ पे रह लिया है और आप 20 साल बाद कहीं की नागरिकता प्राप्त कर लेंगे जा करके, फिर भी आप अपनी इस कंट्री को भूल तो नहीं पाएंगे। तो इन सबको देखते हुए जिससे लोग थोड़ा सा सपोर्ट भी कर दें, इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी हो सकता है कि थोड़ा जो है। तो यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे इससे ज़्यादा हम देखेंगे कि क्वाड टाइज जो क्वाड डेट्स जो हैं, क्वाड के बारे में हम देखते हैं। क्वाड क्या है, इसको छोटा सा हम देख लेते हैं नॉर्मली। ये क्या है, ये एक समूह है जिसको जो किनके बीच में है, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ये 4 कंट्रीज को लेकर के 4 को हम क्वाड कहते हैं। तो 4 कंट्रीज है, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच में है। ये क्या है, इंडो पैसिफिक जो रीजन है हमारा, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन वाला जो रीजन, वहाँ पे मुक्त और स्पष्ट और समृद्ध जो व्यापार वगैरह है मुक्त हो सके, स्पष्ट और समृद्ध हो सके उस पर पूरे रीजन में। तो इसलिए ये बनाया गया था। इसको जो है आप कह सके तो ये चाइना जो है अपने अगेंस्ट में इस चीज़ को देखता है कि जो क्वाड बनाया गया है ये जो है हमारे अगेंस्ट में है। हालांकि ये कह भी सकते हैं आप, क्योंकि चाइना अपना पूरा का पूरा प्रभुत्व बनाए रखता है इंडियन ओशन और पूरा साउथ चाइना सी पे। तो इसको देखते हुए ये बनाया गया था। पहली बार इस 2007 में ही जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने इसको विचार दे दिया था इसका, लेकिन
ये विचार आगे नहीं बढ़ पाया था क्योंकि चीन के दबाव में ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया ने अपने पैर पीछे खींच लिए थे। फिर बाद में 2017 में ये जाकर के पूरा हुआ, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान का चतुर्भुज गठबंधन का गठन किया गया। यहाँ पे मैप में आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये आपके क्वाड के कंट्रीज हैं। ये आपका जो है इधर इंडिया, इधर ये रहा आपका इंडिया, इधर रहा आपका अमेरिका, ये रहा आपका जापान, ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया, और जिसमें शामिल हो जाता है आपका जो है क्या कहते हैं, ये रहा अमेरिका, ये रहा जापान, ये रहा, ये इधर का एरिया जो है अमेरिका का अलास्का है, जहाँ पे गैसेस वगैरह बहुत ज़्यादा मिलती है दोस्तों। तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और ये रहा आपका जापान। तो ये रहा आपकी चारों कंट्रीज, मैंने आपको मैप पे भी बता दी हैं। चलिए चलते हैं हम अपने अगले, ख़त्म हो चुके हैं यहाँ पे हमारे सारी की सारी न्यूज़ दोस्तों, और जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे एडिटोरियल के साथ में हमने यहाँ पे पूरे विस्तार के साथ में कवर किया है, जिससे आपको पूरे बैकग्राउंड के साथ में कवर किया, जिससे आपको कहीं और अगर हिंदू पढ़ रहे हैं, आप हिंदू को फॉलो कर रहे हैं तो जाने की ज़रूरत ना पड़े। हमने सारा का सारा डिटेल और सब कुछ कवर कर दिया यहाँ पे, आप जाकर के उसको रिवाइज कर सकते हैं। जो हमने क्वेश्चन दिया था आप क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, उसकी डिटेलिंग जो है बाद में हमने दिखा दी आपको मैप के थ्रू, की सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है म्यांमार के साथ में। तो इसी के साथ में हम अपने इस सेशन को ख़त्म कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा एनसीईआरटी का फाउंडेशन बैच चल रहा है, फाउंडेशन बैच जो कि दोनों ही लैंग्वेजेस में है। ये बेसिक से यहाँ पे लेके एडवांस तक आपको पढ़ाया जाएगा, 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी पूरी की पूरी यहाँ पे कवर की जाएंगी, दोनों लैंग्वेज में। जो हिंदी में कंफर्टेबल में हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप जाकर के हमारे इस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जब आप प्रिपरेशन में होते हैं आपने हमेशा ही सुना होगा कि एनसीईआरटी आपके फाउंडेशन का काम करती है, तो इसलिए ये एनसीईआरटी का फाउंडेशन बैच है। और हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है दोस्तों, जो कि 60 टेस्ट आपको मिल जाएंगे मात्र और मात्र 75 रुपये में। 11 फेब को आपका आरओ का एग्जाम है, बहुत ज़्यादा दिन अब तो नहीं बचे हैं, बिल्कुल भी 10-12 दिन बचे हुए हैं दोस्तों। तो आप जाकर के हमारे इस आरओ टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए, जो आपके कंपटीशन को और ज़्यादा मजबूत करेगा। मीडियम ये जो है हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है, और ये इसका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में आपको मिल जाएगा। आप जिस मोड में इसको जो है ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप 30 टेस्ट लेना चाहेंगे तो वो आपको 51 रुपये में ही मिलेगा, 51 रुपये में मिल जाएगा। तो दोस्तों जाकर के आप, ये ऑनलाइन ऑफलाइन हमारा चल रहा है टेस्ट सीरीज का बैच, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। इसी के साथ में दोस्तों हमें विदा दीजिए। हमारे नोटबुक आईएएस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ खाते पीते रहिए, मस्त रहिए। हमने सारे के सारे आर्टिकल कवर कर दिए हैं यहाँ पे। एनर्जी बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का दोस्तों।